नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। पशुपति पारस ने आखिरकार मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस नाराज हैं, निराश हैं क्योंकि उनको एनडीए के सीट शेयरिंग में एक भी सीट उनकी पार्टी को नहीं दी गई और इस बात के कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे जब से चिराग पासवान उनके भतीजे ने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की थी पिछले सप्ताह और फिर तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई थी और चिराग ने कहा था कि उनकी जो डील है वो बीजेपी के साथ फाइनल हो गई है, उनकी सीट भी फाइनल हो चुकी है। उसके बाद से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर चिराग पासवान की डील फाइनल हो गई है तो क्या इसका ये मतलब है कि पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इस बात के संकेत उसी समय से मिल रहे थे और एक खबर ये भी आई थी कि शायद बीजेपी चाहती थी कि एक सीट पशुपति पारस को दिया जाए, समस्तीपुर की सीट, लेकिन शायद समस्तीपुर से पशुपति पारस लड़ना नहीं चाहते थे। और फिर आखिरकार जो इस पूरे बवाल के बाद कल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया एनडीए में, क्योंकि पशुपति पारस की तरफ से कहा गया था कि वो इंतज़ार करेंगे आधिकारिक ऐलान का। उन्हें उम्मीद थी कि आधिकारिक ऐलान के दौरान भी उन्हें कम से कम एक सीट ज़रूर दी जाएगी, लेकिन कल जब सीटों का बंटवारा हुआ और पूरा फॉर्मूला जब सामने आया तो उसमें पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, जिससे साफ हो गया कि बीजेपी को ये एहसास है कि अगर भविष्य की राजनीति बिहार में करनी है तो चिराग पासवान पर ही दाव लगाना बेहतर है और पशुपति पारस कोई काम के नहीं अब रह गए हैं बीजेपी के लिए और शायद इसीलिए पशुपति पारस की पार्टी को एक भी लोकसभा सीट लड़ने के लिए नहीं दिया गया है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आगे क्या करेंगे पारस के पास क्या विकल्प है। उन्होंने मोदी सरकार से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन जानकारी ये है कि पारस से महागठबंधन के भी संपर्क में हैं और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन ये भी खबर है कि जब पारस को ये एहसास हो गया था कि शायद उनको दरकिनार किया जाएगा एनडीए में पिछले दिनों, तो उन्होंने लालू से संपर्क भी साधा था, उनकी बात भी हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो पारस को नहीं दी गई। और इसकी दरअसल वजह यह है कि चिराग पासवान की जो राजनीतिक हैसियत है बिहार में, उनके पास तकरीबन 5.5 से 6% दलित पासवान का जो है वोट बैंक है उनके पास। पिछले 3 सालों में अगर आप देखें, जब से उनकी पार्टी में टूट हुई, पशुपति पारस उनके 4 सांसद को लेकर अलग उन्होंने पार्टी बना ली, तब से अकेले चिराग पासवान ने बिहार का दौरा किया और ज़मीन पर उन्होंने मेहनत की और इसी का नतीजा है कि उनकी सभाओं में जो भीड़ होती थी और जिस तरीके से ज़मीन पर उन्होंने काम किया, बीजेपी को भी ये लगा कि नहीं, भविष्य की राजनीति करनी है तो चिराग पासवान बेहतर विकल्प हैं। युवा चेहरा है, आगे 30-40 साल की राजनीति उनकी जो है वो बची हुई है और ऐसे में चिराग पासवान पर ही दाव लगाया गया। लेकिन पशुपति पारस दरअसल हुआ ये है कि जब से वो राजनीति में रहे हैं हमेशा वो अपने बड़े भाई और चिराग के पिता दिवंगत रामविलास पासवान के छत्रछाया में ही उनकी राजनीति जो है वो रही है और कभी वो उस छाते से या उस अम्ब्रेला से जो कहते हैं ना, निकल नहीं पाए। पशुपति पारस पहली बार कह सकते हैं सुर्खियों में तब आए जब उनका जो झगड़ा है चिराग पासवान के साथ वो सामने आया और जब उनकी पार्टी में टूट हो रही थी। अब तो ऐसे में अब एक बार फिर से पशुपति पारस जो है वो सुर्खियों में है और अब महागठबंधन में भी उनके जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि महागठबंधन में भी उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि महागठबंधन में खुद सीटों को लेकर जो है मामला जो है उलझा हुआ है। आरजेडी 40 में से तकरीबन 28 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, कांग्रेस को 9 सीटें दी जा रही हैं, बताया जा रहा है कांग्रेस भी 1 सीट और चाहती है, लेफ्ट पार्टियों के लिए 3 सीट छोड़ी गई है, बताया जा रहा है कि लेफ्ट भी कुछ और सीटें चाहती हैं। तो ऐसे में अब पशुपति पारस की अगर महागठबंधन में एंट्री हो जाएगी और ख़ासकर जब उनके पास बहुत बड़ा कोई ऐसा वोट बैंक भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपने बड़े भाई की तरह दलितों का
कह सकते हैं एक बड़े मसीहा हैं या दलितों का बड़ा चेहरा है पशुपति पारस बिहार में, इस तरीके की कोई बात नहीं है। राजनीतिक हैसियत भी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना रामविलास पासवान की हुआ करती थी या चिराग पासवान की है। और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर अब पशुपति पारस के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। रोहित सिंह, पटना, चुनाव आज तक।